लास्ट हम लोग लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम हम लोग पढ़ लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स ऑफ लॉ जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी को आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ में लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? यस मैम। देखिए सोर्स ऑफ लॉ एक्चुअली जस्ट इंट्रो हुआ था, इंट्रो हो चुका है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सोर्स ऑफ लॉ में तीन मेन चीजें हैं, लेजिस्लेशन, कस्टम एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो जिसमें मेन पार्ट है आपका लेजिस्लेशन, है ना। कस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेशन, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी कंट्री या स्टेट बिना लॉ के शुरू से, मतलब हम आज से कई सालों पहले की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विधि है ही नहीं, है ना। कुछ ना कुछ पार्ट किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होता है। नाउ वी आर डेवलप्ड और हम लोग प्रॉपर हर एक फॉर्मेट को हम लोग ऑप्ट कर चुके हैं। वी आर इन अ सिस्टम। अब अगर हम एक सिस्टम में हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर चीजें हैं कि हमने जो लॉ है उसे कोडिफाई कर लिया है, संहिताबद्ध कर लिया है, तो आज हम उसे एक्ट बोल देते हैं। और बहुत सारी चीजें हम लोग क्योंकि उस कंडीशन में आ चुके हैं कि हमारे पास हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर चीजें हैं। पर अगर हम उस टाइम की बात करें तो शुरू से लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉ तो डेफिनेटली रहा है। और सबसे खास चीज इसका जो रीजन है कि भाई विधान को हम या लेजिस्लेशन को हम सोर्स ऑफ लॉ में शामिल करते हैं, उसका रीजन ये है कि कोई न कोई शक्ति, जिसे हम बोलेंगे सोवरेन अथॉरिटी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी रहती है। और अगर उन्होंने कोई लॉ बनाया है तो उसी को ऑप्ट करते हुए, उसी को फॉलो करते हुए आज हम इस कंडीशन तक पहुंचे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि मैग्ना कार्टा कब आया था? 1200-1300 के टाइम की बात है, जिस टाइम पर ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया था। मीन्स ह्यूमन राइट्स, हमारे राइट्स को लेकर हम अवेयर हुए थे। एक वो हम बोल सकते हैं ना कि मैग्ना कार्टा ह्यूमन राइट्स के लिए एक सोर्स है। मतलब कुछ डिक्लेरेशन हुआ ह्यूमन राइट्स को लेकर और उसमें जब चीजों को मेंशन किया गया तो वो चीजें आज तक हमें हेल्प कर रही हैं। मीन्स लेजिस्लेशन, अगर किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे कोई सोवरेन शक्ति है, सोवरेन पावर है, उसने अगर कोई रूल बनाए हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक तरह का सोर्स ऑफ लॉ है। क्योंकि एज इट इज उसे अगर हम फॉलो नहीं करते तो हम उसे मॉडिफाई कर लेते हैं या हम उसमें कुछ अमेंडमेंट कर लेते हैं, बट कुछ ना कुछ बेस वहां से हम डेफिनेटली ले लेते हैं। जैसे legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by the competent authority। यहाँ पर जो legislation के लिए मेन पार्ट होगा वो होगा कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लॉ में जो लेजिस्लेशन वर्ड के पीछे ये मानकर चले कि उसके पीछे कोई कंपेटेंट अथॉरिटी है। ये नहीं है कि क्योंकि ये कस्टम से अलग है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट से अलग है। मीन्स ऑटोमेटिकली हमें समझता है कि विधान अपने आप में किसी संप्रभु शक्ति के द्वारा बनाया गया है ना, इसीलिए सोर्स ऑफ लॉ में है। और क्योंकि जब सोर्स ऑफ लॉ के पार्ट पर देखें या हम विधान के अस्तित्व को देखें, मीन्स उसका अथॉरिटी को या उसकी इन्फोर्सिबिलिटी को देखें, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि अगर हम आज की भी बात करें तो विधि कहाँ से आई है? विधान से आई है। अब विधान से अगर आई है तो विधान किसने बनाया? हम ही लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम ही लोगों में से आपस जो लोग हैं उन्होंने उसे मिलकर बनाया है। इसीलिए लेजिस्लेशन अपने आप में सोच समझ कर बनाया गया रूल बोल सकते हैं, जिसके पीछे अथॉरिटी है और जो अपने आप में पावरफुल है और इन्फोर्सेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अगर उसे कोई नहीं मानता तो पनिशमेंट है। आज की डेट में विधान में अगर मैं बोलूं कि आप विधान में किन चीजों को शामिल करेंगे, क्या किसी कस्टम को आप जो कि लीगल नहीं है उसे शामिल करेंगे? नहीं। जितने भी हमारे एक्ट हैं वो इसमें एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी लॉ हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और अगर अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखिए टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब तो सभी को क्लियर हुआ होगा आई थिंक। एक बार और सुन लीजिए कि लेजिस्लेशन में हम सिर्फ उन्हीं को शामिल करेंगे
जो कि किसी अथॉरिटी कंपेटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हैं, जिसके पीछे इन्फोर्सबिलिटी है, जिसके पीछे पनिशमेंट है और जिसके पीछे बनाने वाली एक ऐसी अथॉरिटी या पावर है जो कि सुप्रीम है या सुवेरन है, जिन लोगों ने हमारे लिए लॉ बनाए हैं और हमारे लिए उन्हें मानना कंपलसरी है। अब अगर देखिए लेजिस्लेटिव एक्शंस भी इन्हें बोला जाता है, जैसे ऑस्टिन ने इसका अगर कोई ऑस्टिन सॉल्मन इनके बगैर हमारा कोई भी पार्ट जूरिस्प्रूडेंस का पूरा नहीं होता है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन मैं यहाँ पर रीड करूंगी। जैसे ऑस्टिन के विचार में लेजिस्लेटिव एक्शंस, ऐसे लेजिस्लेटिव एक्शंस जिनसे लॉ बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन एक्शंस, है ना, लेजिस्लेटिव एक्शंस। क्यों? क्योंकि उनके पास, उन्हीं अथॉरिटीज के पास, दे हैव राइट टू चेंज देम, दे हैव राइट टू रिपील देम, उन्हीं के पास ये पावर है कि या तो उन्हें खत्म कर सके या उनमें अमेंडमेंट कर सके। इसीलिए यहाँ पर लेजिस्लेशन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग चीज है, विधान अपने आप में एक ऐसी चीज है जिससे विधि निकलती है, विधि का सोर्स है, लॉ का एक सोर्स है, साथ ही उसके पीछे एक पावर है जो कि हमें, हमारे ऊपर जो चीजें इन्फोर्स की गई है, देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हम चूज नहीं कर सकते कि हम इसे मानेंगे इसे नहीं मानेंगे, वी हैव टू फॉलो देम, उन्हें हमें मानना है। अगर हम उन्हें वायलेट करते हैं तो यहाँ पर पनिशमेंट भी होगा। अब यहाँ विधान में सिर्फ यहाँ कोई क्रिमिनल लॉ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेजिस्लेशन में वो सारी चीजें आ जाती हैं, ओवरऑल एवरीथिंग, सारी विधियां, सारी में आपका सिविल हुआ, क्रिमिनल हुआ, आपके रूल्स हुए, रेगुलेशंस हुए, सबऑर्डिनेट्स हुए, ऑर्डिनेंस हुए, डायरेक्शंस हुए, नियम हुए, अधिकार हुए, वो सारी चीजें, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ इसमें आ जाता है जो कि विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य जैसे इसके लिए डेफिनेशन दिया है कि जो एक शक्ति प्रदत्त अधिकारी है, विधियों के नियम है, वो हमारे लिए लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेटिव एक्शंस जिसके लिए फिर कुछ बनता है, रूल्स बनते हैं, वो सारे हमारे लिए लेजिस्लेटिव एक्शंस हुए, वो भी हमारे लिए विधान होगा। अब देखिए एक छोटा सा डिस्कशन टाइप्स के पहले कि विधि विधान की इम्पोर्टेंस क्या है। अब कुछ चीजें अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर विधान नहीं होगा तो वी कांट मेक एनी जुडिशियल सिस्टम। अगर हम बात करते हैं, देखिए एक सिंपल सा रिलेशन है सभी के बीच, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। विधि है तो हमारे राइट सिक्योर हैं। जैसे कि हमने कहा कि विधि क्या है, तो विधि क्यों होती है? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, है ना। अब ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे राइट सिक्योर रहें। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर कोई अपने अपने अधिकारों को अच्छे से अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाएगा, है ना। अब अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर हम लॉ नहीं है, जैसे मैंने कहा कि एक दिन के लिए, आज के डेट पे भी जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि आज एक दिन के लिए भी अगर लॉ खत्म कर दिया जाए, वी आर एक्चुअली सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, सब कुछ है, एवरीथिंग है, उसके बावजूद हम क्या करेंगे? हम लोग वापस उसी वाइल्ड लाइफ में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक दिन भी अगर हमें परमिशन मिल जाए कि देयर इज नो लॉ, आप लोग आपके हिसाब से जी सकते हैं, तो हम हमारे हिसाब से सबसे पहले वो सारी चीजें करना चाहेंगे जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसमें किसी का मर्डर, पोजेशन, चोरी, लूट, डकैती सब कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पर अब उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें क्या जरूरी है? विधि जरूरी है। अब विधि मीन्स विधान, और क्योंकि न्याय व्यवस्था को अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, एक जुडिशियल सिस्टम को आपको बनाना है, तो वी नीड लॉ, वी नीड लेजिस्लेशन। इसी तरह स्टेबिलिटी मेंटेन करना है अगर सोसाइटी में, तो हमें क्या चाहिए? अब अगर विधि बना दी गई है और अगर रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं है, सभी के लिए विधि समान नहीं है, तो क्या लोग सेटिस्फाइड होंगे? नहीं, लोग संतुष्ट नहीं होंगे। अभी उन्हें संतुष्ट करने के लिए जब हम लॉ बनाते हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो कहा है कि सोर्स ऑफ लॉ में जिस तरह हम लेजिस्लेशन को, कस्टम को और जुडिशियल प्रेसिडेंट को शामिल करते हैं, उसी तरह हम इक्विटी को भी शामिल करते हैं। और इक्विटी का मतलब होता है ईमानदारी, सही, कंसाइन। यहाँ पर इक्विटी मीन्स समानता नहीं है। अब अगर इक्विटी के साथ हम रूल बनाते हैं, देन डेफिनेटली हम यहाँ पर उन चीजों को शामिल करेंगे जो सही है। अब अगर सही है तो वो सभी के लिए रीजनेबल है, मीन्स युक्तियुक्त है, सभी के लिए समान होगा। समान का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ समानता वाला कॉन्सेप्ट, ये नहीं। समानता से मतलब यहाँ पर ये है कि वो रूल ऑफ लॉ हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। तो इसी तरह अगर हम उसे एप्लीकेबल करते हैं तो हमारी सोसाइटी में हम एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। फिर हर व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए उसके जो
ऑब्लिगेशन है उन्हें मेंटेन करने के लिए, और मनुष्य जो भी सोसाइटी में रहते हैं, जो भी मानव यहाँ रहते हैं, उन सभी की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए सारी चीजें जरूरी है। मतलब यहाँ पर जुरिस्प्रूडेंस अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा सिंपल सा सभी से कहना है कि आप लोग जितने भी रिलेशन में यहाँ पर बताती हूँ कि विधि का, न्याय का, पनिशमेंट का, स्टेबिलिटी का, हमारी ग्रोथ का, हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन का, हमारे ऑब्लिगेशंस का, इन सब का क्या रिलेशन है। एक सिंपल जो मेरा एग्जांपल है कि अगर आज एक दिन हम बोल दें कि विधि नहीं है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि विधि की वैल्यू क्या है। एक दिन तो डेफिनेटली क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक का शोषण करेगा, उस पर पोजीशन लेगा, प्रॉपर्टी को हायर कर लेगा, कई सारी चीजें हैं। मतलब हर एक चीज, जितने भी जूरिस्प्रूडेंस की फिलोसफी है उस एक दिन में सारी आपके सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि विधि, लॉ मीन्स विधि, न्याय और दंड, और उसके साथ हमारे समाज में हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये रिलेशन एक बार आप समझ लोगे तो आपको जूरिस्प्रूडेंस की किसी भी थ्योरी हुआ, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी के साथ कोई चीज मेंटेन की जाती है तो डेफिनेटली वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन पे। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन में हमने इसे बेसिकली दो चीजों में डिवाइड किया है, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम को आप लिखेंगे सर्वोच्च विधान और अधीनस्थ विधान। देखिए अब सर्वोच्च विधान का क्या होगा, जैसे कि जिस विधान का निर्माण ही सोवरेन पावर से हुआ है। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट, मींस पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई जितनी भी विधियां हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको कहाँ पर चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो, है ना, नहीं है तो भी चुनौती दी जाएगी, देन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। डिसाइड करने वाला, पिटिशन लगाने वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जैसे इंग्लैंड की पार्लियामेंट है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो रूल बना दिए गए हैं, दीज आर सुप्रीम लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि उनके पीछे उन्हें जज करने का या जुडिशियल रिव्यू करने का जो पावर है, वो पावर वहां की जुडिशरी को भी नहीं है। पर हमारे यहाँ की जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर है, इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल बतौर सुप्रीम लेजिस्लेशन में उन चीजों को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम किससे बायस्ड हैं, किससे बंधे हुए बॉन्ड हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर हम रूल नहीं बना सकते, अगर कोई विधि बना भी दी गई है और अगर ऐसा लगता है कि वो कहीं पर क्लैश कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो उसको जुडिशरी यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। मीन्स पार्लियामेंट की बनाई हुई विधि को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का राइट जुडिशरी के पास होगा। तो यहाँ सुप्रीम लेजिस्लेशन में सिर्फ वो रूल्स आते हैं जो कि हायर सुप्रीम लेजिस्लेटिव पावर स्टेट का जो है उसने बनाए हैं। फिर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मीन्स अधीनस्थ विधान। अधीनस्थ विधान वो होंगे, देखिए, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच proceeds from any authority other than the sovereign legislation power and is therefore dependent for its existence or validity on some superior or supreme legislative authority. It comes from a subordinate legislature or any authority and is subject to the repealing or sanctioning control of a superior legislation. शायद आप सभी लोगों ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वर्ड सुना है, प्रत्यायोजित विधान। अगर नहीं सुना है तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए क्या होता है, अगर कोई विधि हमारे जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके अलावा किसी ने बनाई है, उसे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। क्योंकि हमारी सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है? ये कंट्रोल में होंगे सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के। आप सभी लोगों को पता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में अगर नहीं पता है तो एक मिनट सुनिएगा। जैसे होता है ना कि पावर्स दिए हुए होते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, विभाग है अलग अलग, वहां पर उनके लिए रूल्स बनाने का राइट
सभी को। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, अभी कल परसों हम लोगों ने हाई कोर्ट पढ़ा था, परसों ही पढ़ा था हाई कोर्ट हम लोगों ने। हाई कोर्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडिया में हमारे यहाँ पर जैसे कि स्टेट उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके अंडर में, उनके लिए सारे रूल्स बनाने का राइट उनको है। और अब हाई कोर्ट के लिए रूल कौन बनाएगा? ऑलरेडी बताया गया है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत अथॉरिटी, छोटे मोटे रूल्स बनाने के राइट्स डीजे को भी है ना, कि कुछ नियम उस कोर्ट के लिए बनाए जाने के उनके पास जो अधिकार है। तो यहाँ पर इस तरह के जो अधिकार जो किसी को सब ऑर्डिनेट को दिए जाते हैं, हर विभाग में इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, डायरेक्शंस निकाले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर को कितने अधिकार हैं, टाइम टाइम पर कलेक्टर अलग अलग तरह के डायरेक्शंस निकालते रहते हैं, रूल्स निकालते रहते हैं। पर अगर वो अनलिमिटेड है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसे कौन तुरंत खत्म कर देगा? हमारे विभाग, होम मिनिस्टर तुरंत उसे खत्म कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब हायर अथॉरिटी अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ नियम बनाने के लिए जो अधिकार दे देती है, वो विधान बनाए जो जाते हैं वो कहलाते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पर उन पर जो कंट्रोल होता है वो सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का होता है। और इस तरह जो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में देखिए आप, सबसे पहला है कॉलोनियल। देखिए कॉलोनियल जो है ये आज के टाइम का नहीं है, ये बहुत पुराना है। इसमें हम ब्रिटिश कॉलोनियल को ही ऐड करेंगे। उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनियल जो अलग अलग कई देशों में उन लोगों का राज हुआ करता था, कॉलोनियल सिस्टम हुआ करता था, और उन लोगों के पास इस तरह का राइट होता था कि वो उस पर्टिकुलर कॉलोनियल के लिए, उपनिवेश के लिए कुछ नियम बना सकते थे। पर उनका जो मेन हेड होता था वो होता था इंग्लैंड का पार्लियामेंट। और यहाँ पर इंग्लैंड के पार्लियामेंट को यह राइट होता था कि द पार्लियामेंट कैन रिपील, अल्टर और सप्रेस्टेड एनी कॉलोनियल इनेक्टमेंट। इस तरह के जो राइट होते थे वो वहाँ की पार्लियामेंट को होते थे कि वो अगर चाहें तो इस तरह के जो भी रूल्स हैं उन्हें खत्म कर सकें, रिपील कर सकें, चेंज कर सकें, और इसीलिए इसे कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोला जाता है। फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, शायद सभी ने ये सुना होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि इसका एक सबसे बड़ा पार्ट है। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पर हर एक नियम, हर एक चीज सिस्टम से चलती है। हर एक प्रशासन मीन्स कोई भी प्रशासकीय विभाग, जैसे पुलिस मैनुअल, पता ही होगा आपको कि पुलिस का एक अपना मैनुअल होता है, उसमें उनके सारे नियम होते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के अपने रूल्स होते हैं, टाइम टाइम पर वो चेंज भी होते हैं, है ना। कुछ अलग अलग नियम आ जाते हैं, अलग अलग सिस्टम आ जाता है, चाहे वो उनके किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अब वो उनके सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। उन सारे नियमों को मीन्स उन विभागों को चलाने के लिए थ्रू though the main function of the executive is to enforce laws, but in certain cases the power of making rules is delegated to the various departments of the government, which is called subordinate delegated legislation, even called एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। बिकॉज उन सारे डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए यहाँ पर अगर किसी रूल्स की जरूरत है देन दे कैन मेक लॉज फॉर देयर डिपार्टमेंट। अब अगर इस तरह के राइट्स उनके पास हैं देन उसे जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। समटाइम्स चीजें बदलती रहती हैं, सिस्टम चेंज होते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो क्या है, यही तो है, मीन्स उनके पीछे अथॉरिटी है। अब जैसे कि कोई आईजी है, आईजी के कहने पर ही सिर्फ ओरली उन्होंने कह दिया कि हाँ आज से इस तरह से काम किया जाएगा, नहीं एप्लीकेबल होगा। मीन्स अगर उसे उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में लिया है, एक रूल बनाया है, डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से सैंक्शन करवाया है, फिर उसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल किया है, क्या कहलाएगा वो? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आपका या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कहलाएगा कि इस तरह से अब काम किए जाएंगे। फिर है आपका जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन भी वही है कि अलग अलग, इट मीन्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड बाय सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ देयर ओन गाइडेंस अंडर अथॉरिटी डेलीगेटेड टू देम फॉर द पर्पस। In other words, superior courts have the power of making rules for the regulation of their own procedures. जो न्यायपालिका की प्रक्रिया है उसे बनाए जाने के लिए, उनके लिए नियम बनाने के लिए कई सारे ऐसे रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, सिविल प्रोसीजर लॉ के अधीन हाई कोर्ट को यह अधिकारिता है कि वो अपने स्वयं की तथा अन्य
अपने अधीनस्थ सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकते हैं। जो सीपीसी है, सीपीसी में ये है अथॉरिटी है हमारे यहाँ के जो हाई कोर्ट से उनको, कि वो अगर कुछ आप देखते हैं उसमें, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं सीपीसी तो आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग स्टेट के कुछ रिपील किया है या नया अनेक्टमेंट किया है, अमेंडमेंट किया, इस तरह के कोटेशंस रहते हैं, फुटनोट्स डले हुए रहते हैं, कभी ध्यान दिया हो तो ये वही है। यहाँ पर उन्हें ये पावर है कि वो अपने अपने हाई कोर्ट्स अलग अलग तरह के कुछ समवेयर डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस तरह के रूल्स एप्लीकेबल किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का पावर दिया गया है हाई कोर्ट को कि वो कहीं कहीं सीपीसी में भी अपने अकॉर्डिंग कुछ नियम बना सकते हैं। वो नियम एक लिमिट है उसका, अनलिमिटेड वो नहीं हो सकता है। अब जैसे उच्चतम न्यायालय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 145 से लेकर 227 तक सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो उच्च न्यायालय हैं उनकी जो पूरी प्रोसेस है और उसके जो नियम बनाने के लिए जो पावर दिए गए हैं वो पूरा 145 में दिया गया है। किस तरह का हो सकता है, अपील की प्रक्रिया, अवधि सीमा निर्धारण के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कार्रवाइयां हैं उनके लिए, फिर हाई कोर्ट के मामलों को ट्रांसफर करने के संबंध में, फिर हाई कोर्ट से जो सर्टिफिकेट बनते हैं उनके मामले में या उनकी अपील के मामले में, ये सारे के सारे रिव्यू के मामले में, इवन जो एक्सपेंडिचर है उनके लिए, इस तरह के जो रूल्स होते हैं या लेजिस्लेशन होते हैं वो जुडिशियल लेजिस्लेशन में जाते हैं। म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपैलिटी के अपने खुद के रूल्स होते हैं। Sometimes municipal authorities are provided with the power of establish special laws for the districts under their control. They are allowed to make bylaws or limited purpose within their areas. These are legislation of local bodies such as municipal or corporation. सभी को पता है इंदौर में हर बार हम लोग नंबर 1 पे आते हैं, उसका पूरा क्रेडिट जाता है म्युनिसिपैलिटी को, है ना, म्युनिसिपल अथॉरिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी हमारी जिस तरह से एक्टिव है, मीन्स आपके यहाँ आपको पता ही होगा हमारे यहाँ जो फाइन लगता है वो शायद सबसे ज्यादा है। इतना फाइन कहीं भी नहीं लगाया जाता है जितना कि इंदौर में कचरा फेंकने के ऊपर लगा दिया जाता है। तो हर एक म्यूनिसिपैलिटी अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने रूल्स बना सकती है। और ये सारे के सारे ओवरऑल जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ेंगे, आपको वहां पर और क्लियर होगा कि इस तरह का ये जो सिस्टम को चलाए जाने के लिए जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है, ये सारा हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, है ना, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, उसके लिए उनको किस तरह का इससे उनका फंक्शन किया जाए, उन सब के लिए। जैसे ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन हर अपना खुद का स्वायत्त जो निकाय होते हैं, ऑटोनोमस को बोला जाता है स्वायत्त निकायों का विधान। तो यहाँ पर उनकी खुद की, जैसे कि कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो कि स्टेट के ऊपर लागू होती है, बट कुछ ऐसी होती है जो अशासकीय स्वायत्त निकाय होते हैं जो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। अब जैसे कि हमारी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर रूल्स बनाने का राइट किसको है? यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, हाँ, जहाँ कहीं पर आप बंधे हैं यूजीसी से, बीसीआई से, बट कुछ नियम बनाने का राइट यूनिवर्सिटी का खुद का है। ऑटोनोमस में जो स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अपने नियम बनाने का अधिकार होता है, वो ऑटोनोमस लॉ, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन कहलाते हैं। अब जैसे कि हम बात करें थोड़ा सा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसका एक सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि विधान, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर हम बोलते हैं कि भाई इंडिया में सुप्रीम लेजिस्लेशन कोई है, तो कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज को यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट आपका कवर कर लेता है। इसी तरह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर है वो भी कितनी है? एक लिमिटेड है। यहाँ ये नहीं कर सकते कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम पे कोई भी विभाग या कोई भी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से नियम बना ले और अपने हिसाब से चीजें चला ले। यहाँ पर कुछ पार्ट पर उन्हें उसी तरह से आंसर करना है, उसी तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी जिस तरह से नॉर्मली अगर कोई और अथॉरिटी होती तो उन्हें आंसर करना होता। तो यहाँ पर इसका एक सिनॉप्सिस आप बना लीजिएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन,
जैसे मैं ये चाह रही हूँ कि आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक चीज करिएगा, एक सोर्स ऑफ लॉ का अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसमें आपको ये करना है 3 पार्ट में से डिवाइड करना है। एक आप करेंगे रूढ़ी का, कस्टम का जो हमने पढ़ा है उससे आप अलग से बनाएंगे, पूरा फुल लेंथ का आपका आंसर है वो। कस्टम हमने प्रॉपर पढ़ा है, कस्टम का मैंने पीपीटी शेयर किया है, एक पार्ट आपका कवर होता है कस्टम में। सेकंड आपका है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन को आप कैसे स्टार्ट करेंगे उसे भी आप अलग पार्ट में बनाएंगे। मतलब ओवरऑल देखिए डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आप सोर्स ऑफ लॉ के बारे में लिखे तो आप शॉर्ट में कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट तीनों को बताएंगे। पर अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ कस्टम का आता है तो आपको फुल लेंथ का आंसर लिखने के लिए आपके पास मटेरियल और पूरा मैटर होना चाहिए। कस्टम हमने डिटेल में पढ़ा, लेजिस्लेशन के आप लोग सिनॉप्सिस लिख लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लेजिस्लेशन के बारे में उसका इंट्रो देंगे। देन फिर आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन, जैसे मैंने बोला ऑस्टिन का, बैंथम का, कई सारी ऐसी डेफिनेशन है जो आपको इसमें मेंशन करनी है। मीनिंग आप लिखेंगे, कम से कम हर एक चीज ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आप कोई भी आंसर तैयार करते हैं तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट की उससे रिलेटेड डेफिनेशंस लिखनी है। क्लियर? डेफिनेशन जब आप लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन, या उसे बाद में भी लिखेंगे तो चलेगा, उसके पहले आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। काइंड्स में लेजिस्लेशन के प्रकार एक बार हिंदी में मैं बोल देती हूँ, प्रस्तावना, विधान का अर्थ, परिभाषा, विधान के प्रकार। अर्थ परिभाषा में ऑस्टीन, बैंथम, कांट, सामंट जितने भी हैं उनका 2 से 3 डेफिनेशन आपको लिखनी है। परिभाषा, प्रकार, प्रकार के बाद आप लिखेंगे विधान का महत्व। और एक छोटा सा टॉपिक हमेशा आप, अगर सोर्स ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, क्या ये विधि का स्रोत है, तो आप 4 लाइनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस ये विधि का स्रोत है। क्यों? क्योंकि यहीं से विधि आती है। अगर हम कोई नई विधि की बात करते हैं तो कहाँ से आएगा, उसका बेस क्या होगा, हमारी पुरानी विधियां, है ना। हमारी पुरानी विधियां ही उसे आगे बढ़ाती हैं, उसी में हम अमेंडमेंट कर लेते हैं, उसी में हम चेंज कर लेते हैं, उसे हम रिपील कर लेते हैं, उसी में हम नया कुछ ऐड कर देते हैं। तो वही हमारा जो बेस हुआ वो क्या हुआ, हमारा लेजिस्लेशन। और उसके बाद सोर्स ऑफ लॉ के रूप में विधान, उस तरह से लिख के कंक्लूजन लिख के आप उसे खत्म करेंगे। तो आपके सोर्स ऑफ लॉ के 2 टॉपिक अभी कवर हुए हैं हमारे, एक हुआ है हमारा लेजिस्लेशन वाला और एक हुआ है हमारा कस्टम वाला। अब हमें पढ़ना है जुडिशियल प्रेसिडेंट, डिटेल में भी पढ़ना है, लाइक फुल लेंथ आंसर के हिसाब से भी। और अगर सोर्स ऑफ लॉ का एक क्वेश्चन बनता है तो आपको इन तीनों को कॉमन करके एक आंसर तैयार करना है। तो अगर आप फुल लेंथ में इनको तैयार कर लेते हैं देन डेफिनेटली आपका शॉर्ट लेंथ वाला एक तीनों को मिलाकर जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा कल टॉपिक रहेगा जुडिशियल प्रेसिडेंस। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। किरण समझ में आया? किरण? यस मैम। और सभी लोग नोट्स बनाएं, सभी लोग असाइनमेंट सबमिट करें। असाइनमेंट सभी को ईआरपी पर सबमिट करना है। सभी लोगों के ग्रुप पर मैसेज आ चुका है, ईआरपी पोर्टल से आप लोग अपना असाइनमेंट वाले पार्ट पर जाएंगे, उसमें देखना